हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी। मैं सुभाष सिंह चौहान आज आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास आरबीएससी का पेपर का सॉल्यूशन। देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो फाई बराबर हमें पता है फॉर्मूला होता है बी डॉट ए, ई डॉट ए। विद्युत फ्लक्स है ई डॉट ए, ई बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक होगा न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो आपको दिख रहा होगा इसका ऑप्शन बी, न्यूटन कूलम माइनस मीटर माइनस 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समान आवेशित एक गोलीय कोल के भीतर विद्युत फ्लक्स की दूरी की निर्भरता होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा कोई चालक गोला है, हम इसे अगर आवेश देते हैं तो संपूर्ण आवेश कहां चला जाता है, इसकी सतह पर। तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0 होगी। हमें बता विभव का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अगर मैं कहूं ई 0 है तो ये तो हो गया 0 प्लस सी, क्योंकि जब भी समाकलन होता है क्या आता है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, परंतु विभव का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी, v इज इक्वल इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ई जो है वो 0 है तो इसका तो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, परंतु यहां पर एक समाकलन नियतांक आएगा c। तो हम कहेंगे चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी परंतु विभव नियत रहेगा। देखिए, मीटर सेतु के प्रयोग में ए तथा बी के मध्य आर प्रतिरोध का मान है 3 ओम। प्रतिरोध युक्त करने पर ए सिरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। अज्ञात प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो है 20 सेंटीमीटर। ये हमारा ए, ये डी और ये सी। हमें मालूम है यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है मीटर ब्रिज में वो 100 सेंटीमीटर की होती है। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये दूरी हमारी हो जाएगी 80 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने कहा कि ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध, इसने बताया है हमें ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध यहां पर प्रश्न में दिया गया है 3 ओम। तो पूछ रहा है इस अज्ञात प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए बच्चों, हम कहते हैं ये P ओम होता है, ये Q ओम, ये R ओम और ये S ओम, P Q R S। और हमें मालूम है कि मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे आधारित होता है P अपॉन Q R बाई S। तो P की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, Q की वैल्यू 80 सेंटीमीटर, R की वैल्यू 3 और ये S कैंसिल 1/4। तो S की वैल्यू हम निकाले तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 ओम। तो S कितना आ गया, 12 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मुक्त दिक् स्थान की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, मुक्त दिक्पात की चुंबकीयशीलता एप्सिलॉन म्यू नॉट निर्वात में प्रकाश के वेग से किस प्रकार निर्भर करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से समझे। और आपको ध्यान हो तो विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर ये एक प्रॉपर्टी भी होती है और जिसका मान सीधे ही होता है C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो आपके सामने बे ऑप्शन साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि अगर मैं इसका वर्ग हटाता हूं तो ये हो जाएगा C² 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। गतिमान आवेश से उत्पन्न हो सकता है। आवेश की 3 प्रॉपर्टियां होती हैं। जब आवेश स्थिर होता है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जब आवेश नियत त्वरण से गतिशील होता है तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, और जब वो त्वरित होता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। प्रश्न में पूछा गया हमसे कि गतिमान आवेश उत्पन्न करता है,
गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो ऑप्शन आएगा से दोनों ही उत्पन्न करता है जब आवेश गतिशील होता है। ये आवेश का गुणधर्म है। अगला क्वेश्चन है, भंवर धाराओं का उपयोग होता है। भंवर धाराओं का उपयोग होता है रेलगाड़ियों के ब्रेक में, प्रेरण भट्टी में, विद्युत चुंबकीय अवमंदन में, सब में। इसका उपयोग सब उपरोक्त सभी में होता है। भंवर धारा क्या होती है कि जब हम किसी चालक प्लेट को विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसे घुमाते हैं, या फिर किसी चालक प्लेट को स्थिर रख करके उसके चारों तरफ हम चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तनशील करते हैं, तो चालक प्लेट में धाराओं का झुंड उत्पन्न हो जाता है। और लेंज के नियम से इन धाराओं की जो दिशा होती है वो एक दूसरे की विपरीत होती है, और इस धाराओं के झुंड को हम क्या कहते हैं? भंवर धारा। अब हमें पता है जब धारा उत्पन्न होगी और वो प्रतिरोध में से प्रवाहित होगी तो जूल के नियम से प्लेट क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। तो ये तो हो गया इसका प्रेरण भट्टी में उपयोग। अवमंदन उत्पन्न करने में क्यों? हमें मालूम है जब प्लेट घूमेगी तो विपरीत दिशा में बल लगाएगी, और विपरीत दिशा में जब बल लगाएगी तो कुंडली धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाएगी। जैसे मैं कहूं कि धारामापी में जब आयताकार फ्रेम को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और वो अपनी स्थिति अपनी अक्ष पर घूमता है तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है और भंवर धारा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से वो अपनी जगह पे बार बार वाइब्रेट नहीं होता, वो रुक जाता है। तो वो भी किसका रीजन है? अवमंदन में। और रेलगाड़ियों के ब्रेक में मैंने आपसे कहा कि उत्पन्न लेंज का नियम क्या कहता है कि उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ठीक उसी प्रकार होती है जिस कारण से उसकी उत्पत्ति होती है। तो देखिए भंवर धारा उत्पन्न हो रही है तो वो अपने ही कारणों का विरोध करेगी। जैसे टायर घूम रहा है तो घूमने का ही विरोध करेगी। तो आप समझ गए होंगे कि रेलगाड़ियों में के ब्रेक में किस प्रकार भंवर धारा उपयोग में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि सघन माध्यम का एक विरल माध्यम 2 के सापेक्ष N2 है, यदि मैं आपसे कहूं म्यू का जो फॉर्मूला होता है म्यू, वो होता है μ2/μ1, ठीक है। और क्रांतिक कोण IC है तो NIC के और IC के मध्य सही संबंध होगा, ठीक है साहब। देखिए बच्चों, आपको याद होगा ये क्रांतिक कोण की बात कर रहा है, बोले तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात कर रहा है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपको याद होगा कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन करनी चाहिए। तो देखिए अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन की NIC सेन क्रिटिकल एंगल के लिए, तो देखिए बच्चों यहां पर ये सघन माध्यम बोले तो प्रथम और ये विरल माध्यम बोले तो द्वितीय। अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। मैंने एक अभिलंब यहां पे खींचा, ये और दूर हट गई। मैं जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाता जा रहा हूं, अपवर्तन कोण बढ़ता जा रहा है, और एक ऐसी स्थिति आएगी जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और उस आपतन कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। वापिस से समझिएगा, किरण सघन माध्यम से कहां जा रही है? विरल माध्यम में। मैंने आपतन कोण बढ़ाया, मुझे पता है जब किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटेगी। जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ता जा रहा है, अब अपवर्तन कोण बढ़ता जा रहा है, आपतन कोण बढ़ रहा है, अपवर्तन कोण बढ़ रहा है। मैंने कहा वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री। उस आपतन कोण को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। हमें पता है म्यू बराबर होता है sin I/sin R, और ये होता है μ2/μ1 बोले तो 1/2। तो μ12 sin IC और sin R की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री, तो sin 91 होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ गया μ12 sin IC। म्यू बोल दो या n बोल दो, एक ही बात है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा N12 बराबर sin IC। इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सीधा सा प्रश्न है, कोई
टफ नहीं है, क्वेश्चन में बिल्कुल इजी तरीके से पूछा गया है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में आपतित विकिरण की विभिन्न तीव्रताओं के लिए सुग्राही पट्टिका व विद्युत धारा के बीच में सही आलेख है। ये कह रहा है कि धारा तथा विभव के मध्य सही ग्राफ है। तो ये प्रकाश विद्युत धारा और ये विभव, तो सीधा सा फर्स्ट ऑप्शन ही है। आपने अगर लेनार्ड और मिलिकन का प्रयोग पढ़ा हो तो आपने उसमें देखा होगा कि जो पहला ग्राफ होता है प्रकाश विद्युत धारा एवं प्रकाश की तीव्रता के मध्य ग्राफ, उसमें ग्राफ बिल्कुल सीधा आता था। प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। और इसके अंदर फर्स्ट ग्राफ साफ साफ दिख रहा है आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ग्राफ होगा, तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा ये वाला ग्राफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम सत्यापन किसने किया? देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति बोले तो क्लासिकल, बोले तो क्लासिकल नेचर की अगर मैं बात करूं, पहला ऑप्शन है हेलमैन हॉलवास तथा फिलिप लेनार्ड ने, सीजे डेविसन तथा जर्मर ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने और कॉम्पटन ने। देखिए बच्चों, कॉम्पटन ने प्रकाश को कण माना था, तो ये तो हो नहीं सकता। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E बराबर डेल एम सी स्क्वायर दिया था, ये भी नहीं है। विलियम हॉलवास तथा फ्लिकिंग लेनार्ड। अब बात है तरंग प्रकृति का प्रायोगिक तौर पे सत्यापन किसने किया? तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न में ये पूछना चाह रहा है कि सर्वप्रथम ने प्रकाश, हम प्रकाश को कण मानते हैं या प्रकाश को किरण मानते हैं या तरंग मानते हैं? हमने कहा चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की, प्रकाश उसमें एक किरण की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। और अगर इसी चैप्टर में से हम आगे बढ़ते हैं, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट जो चैप्टर नंबर 11 है, जिसमें हम कहते हैं कि प्रकाश एक कण है। प्रकाश क्या है? एक कण है। तो यहाँ जो ये प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का प्रायोगिक तौर पे सत्यापन किसने किया, तो सीधा सीधा है डेविसन और जर्मर का प्रयोग। आपने पढ़ा हो, डेविसन जर्मर ने बताया था कि 54 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य एक्स रे की तरंग दैर्ध्य की क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक कण भी तरंग की भांति व्यवहार कर सकता है। तो सीधे ही प्रश्न है सीजे डेविसन तथा LH जर्मन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डेविसन और जर्मर का प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बड़ा ही सिंपल से क्वेश्चन है। आवेशित कणों तथा आयनों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने का यंत्र है। आवेशित कण, चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसमें एक टॉपिक पढ़ा होगा आपने साइक्लोट्रॉन। और साइक्लोट्रॉन क्या होता है? भारी धनात्मक कणों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करता है। तो इसमें आएगा ऑप्शन हमारा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एन फेरो वाली कुंडली की फ्लक्स बंधता NF है, इसे प्रवाहित धारा I है का अनुपात होता है। एन फेरो वाली कुंडली की फ्लक्स बंधता N फाई तथा उनमें प्रवाहित धारा I है, तो उसका अनुपात होगा E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। दोनों पक्षों में मैं R का भाग लगाऊं, यदि फेरे N हो तो कर सकता हूं, तो I बराबर हो जाएगा माइनस N अपॉन R डी फाई अपॉन डी टी। और ये हमसे पूछ रहा है N अपॉन I का अनुपात क्या होगा, तो आप कर सकते हैं डी टी को इधर भेज दे, डी फाई को इधर, तो हमारा हो जाएगा N अपॉन I डी टी R अपॉन डी फाई। तो R डी टी अपॉन डी फाई इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यदि n कणों का समान है तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, ठीक है बच्चों, यदि कणों का समान है तो दे ब्रोगली समान होगी। लैम्डा बराबर
H/√2m/e काइनेटिक। दो कणों का क्या समान हो? ऑप्शन हम आ सकता है द्रव्यमान समान हो, या ऑप्शन आ सकता है गतिज ऊर्जा। अगर गतिज ऊर्जा समान होगी तभी भी तरंगदैर्ध्य समान होगी, और द्रव्यमान समान होगा तब भी क्या होगा? तरंगदैर्ध्य समान होगी। तो आप यहां लिख सकते हैं द्रव्यमान एवं गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। एन प्रकार बोले तो पॉजिटिव टाइप। पॉजिटिव टाइप का मतलब आप समझ गए होंगे, जब चतुसंयोजी में हम त्रिसंयोजी पदार्थ को मिलाते हैं तो हमें पी प्रकार के चालक प्राप्त होते हैं, बोले तो होल। तो इनमें बहुसंख्यक तो होते हैं होल, और अल्पसंख्यक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो आपको याद हो तो पी प्रकार के अर्धचालकों में धारा का चालन कौन करते हैं? होल करते हैं, और अल्पसंख्यक में कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से 1 से 8 क्वेश्चन के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। ये कह रहा है कि हमें एक ही पंक्ति में इन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, और सिंपल से प्रश्न इन्होंने पूछे हैं। पहला प्रश्न है, मिलीकन के प्रयोग में एक आवेशित बूंद पर इतना कूलम आवेश पाया गया, तो आवेशित बूंदों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो Q बराबर Ne। तो आप इसमें लगा देंगे Q बराबर Ne। आवेश का मान आपको दे रखा है, N का मान आपसे पूछा है, और E का मान आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आप रखें और आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, P ध्रुवीय आघूर्ण के विद्युत ध्रुव की अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर विद्युत विभव का मान लिखिए। विभव का फॉर्मूला होता है Kp cos θ/r²। यहाँ थीटा की वैल्यू 0, अक्ष पर थीटा क्या होगा? 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा Kp/r²। सिंपल। अर्धचालकों की प्रयोजकता की ताप पर निर्भरता बताइए। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध घटती है और चालकता बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न, दो सेलों के विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 है, वह आंतरिक प्रतिरोध क्रम से R1 व R2 है। दोनों सेलों को पार्श्व क्रम में संयोजित कर दिया जाए तो बताइए तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा? बहुत ही बढ़िया अच्छा सा प्रश्न है। बताइए संयोजन का विद्युत वाहक बल क्या होगा? E। पार्श्व क्रम में हमने इनको जोड़ा है, समांतर क्रम में। तो देखिए बच्चों, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो याद करो, इसका विद्युत वाहक बल धारा I बराबर E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1 प्लस R 1/R1 प्लस 1/R2। एक तो फॉर्मूला इसका ये होता है, और दूसरा फॉर्मूला आपको ध्यान हो तो E1R2 प्लस E2R1 1/RR1 प्लस RR2 प्लस R1R2। ठीक है, तो ये इसकी धारा होगी, और ये इसका विद्युत वाहक बल होगा। विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि समांतर क्रम में विभव क्या होता है? समान होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में किस प्रकार रूपांतरित किया जाता है? एक उच्च मान के प्रतिरोध को, जो वोल्टमीटर होता है उसका प्रतिरोध उच्च होता है, क्यों? क्योंकि वो विभव का मापन करता है। तो अगर मुझे किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरित करना है तो मुझे क्या करना होगा? एक उच्च मान के प्रतिरोध को हम गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में लगा देते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में लगाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो एक गैल्वेनोमीटर किसकी तरह व्यवहार करेगा? एक वोल्टमीटर की भांति व्यवहार करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही वर्ताकार पाश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। धारावाही वर्ताकार पाश के कारण, ठीक है। देखिए बच्चों, धारावाही वर्ताकार पाश हम बात करते हैं। मैंने कहा कि एक धारावाही वर्ताकार पाश, मुझे इसके कारण बल रेखाएं बतानी है। तो देखिए बच्चों, मैंने कहा धारा इस तरीके से जा रही है,
तो उंगलियों को मैं धारा की दिशा में रखता हूं तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, तो बोले तो नॉर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाएंगी। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय का फैराडे का नियम लिखिए। बड़ा सिंपल सा है। विद्युत चुंबकीय के दो नियम है। माइकल फैराडे का प्रथम नियम, किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और दूसरा जो नियम है वो ये है कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की क्या होती है, समानुपाती। और जब समानुपाती स्थिरांक घटता है तो एक नियतांक आता है जिसे हम क्या कहते हैं, माइनस लेंज का नियम। और लेंज का नियम क्या बोलता है कि उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उन सभी कारणों का विरोध करता है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए आपतन कोण आई तथा विचलन कोण डेल के मध्य ग्राफ बनाइए। ये आपके 10 नंबर का प्रैक्टिकल, 8 नंबर का प्रैक्टिकल भी था, आपने देखा होगा। हम इस प्रयोग में हम करते हैं कि जैसे जैसे हम आपतन कोण बढ़ाते जाते हैं, आपतन कोण आई, विचलन कोण डेल, जैसे जैसे हम आपतन कोण बढ़ाते जाते हैं विचलन कोण घटता जाता है। और एक ऐसी स्थिति आती है जहां आपतन कोण जो होता है बढ़ाने पर विचलन कोण क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। और इस स्थिति को हम न्यूनतम विचलन कहते हैं। बोले तो यू आकार का जब हमें ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। सभी प्रश्न जब आप हल कर रहे हैं तो आपको पता लग गया होगा कि जो प्रश्न पत्र है बड़ा ही लॉजिकल बना है। हम इसको ज़्यादा सरल भी नहीं कह सकते और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं कह सकते। बहुत अच्छा प्रश्न पत्र है, बहुत अच्छा पेपर है। जिस बच्चे ने मेहनत करी है उसके बहुत अच्छे नंबर आएंगे इस पेपर में। खंड बैग की बात करते हैं। यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट चालक प्लेट का क्षेत्रफल a है तो उनके बीच की दूरी d है, तो इसकी धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। हमें पता है समांतर पट्ट संधारित्र जो होता है, दो चालक प्लेटें जिनका क्षेत्रफल समान हो, एक दूसरे से निर्वात में d दूरी पर रखे हों, इसे इस संरचना को हम क्या कहते हैं, समांतर पट्ट संधारित्र। धारिता का सूत्र कैसे ज्ञात करें, देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। E बराबर V अपॉन डी, तो V बराबर E इंटू डी। ये क्या है, चालक प्लेट। और चालक प्लेट के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा को हम लिखते हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट इंटू डी। और धारिता का जो मदर फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। तो मैं इसमें V की वैल्यू रख देता हूं, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट इंटू डी। Q से Q कैंसिल, तो हो जाएगा A एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। तो धारिता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, A एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है, डेरिवेशन। अगला, C1 C2 C3 C4 पांच संधारित्र चित्र में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ में संयोजित है। तो बिंदु A व B चालक के मध्य नेटवर्क की तुल्य धारिता क्या होगी। देखिए बच्चों, इधर समझाते हैं। एक ही तार पे जब दो समांतर संधारित्र लगे होंगे तो उन्हें हमें कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। और जो श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। बोले तो अगर समान मान के संधारित्र हैं, क्या समान मान के संधारित्र है तो उनकी धारिता आधी रह जाएगी, तो 40 और 40 रह करके हो जाएगा हमारे पास टोटल 20 माइक्रोफैरड। तो इसका हो जाएगा 20 माइक्रोफैरड। और हमें दिख रहा है ये दोनों समांतर पर संधारित्र अलग अलग तार पर हैं। और जब दो संधारित्र अलग अलग तार पर होंगे तो ये समांतर क्रम संयोजन होगा। तो ये हो जाएगा 20 और 20 40, क्योंकि इसमें जो पैरेलल का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2। तो 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 40। तो ये हो गया 40 माइक्रोफैरड। तो चलिए बच्चों इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया 20 माइक्रोफैरड, 20 और 20 मिलकर के ये हो गया 40 माइक्रोफैरड। और ये फिर से एक 40 माइक्रोफैरड का यहाँ पे संधारित्र प्रश्न पत्र में लगाया हुआ है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये 40 और ये 40 ये दोनों भी कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि धारा को बहने के लिए एक ही मार्ग है। जब एक ही तार पे दो संधारित्र लगे हों एक ही तार पर, उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। और 40 और 40 वापस से क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 40 और 40 20,
ये 20 और ये 20 दोनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। तो 20 और 20 आपस में जुड़ करके फिर से क्या बन जाएंगे? 40। तो इस पूरे संयोजन की तुल्य धारिता होगी वो हमारी होगी 40 माइक्रोफैरड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में कार्बन प्रतिरोध व्यापक रूप से उपयोग में किए जाते हैं, क्यों? वे दो कारण दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। यह आपकी तर्क शक्ति को पूछता है कि आपके कॉन्सेप्ट किस लेवल तक क्लियर है। देखिए बच्चों, सबसे पहला, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ बहुत छोटे होते हैं और छोटे परिपथों पे हमें जो विद्युत अवयव लगाने हैं वो भी हमें कैसे लगाने पड़ेंगे? बहुत छोटे लगाने पड़ेंगे। तो हमें क्या करना होता है कि कार्बन 1 प्रतिरोध लगाते। कार्बन 1 प्रतिरोध बहुत छोटे होते हैं और उन्हें बहुत कम स्थान परिपथ में चाहिए होता है, इसलिए हम उन्हें परिपथ में लगाते हैं। दूसरा कारण, ये बहुत सस्ते होते हैं। तीसरा, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसी वजह से हम लोग कार्बन 1 प्रतिरोधों का उपयोग बहुत ऐसे करते हैं। नेक्स्ट, यदि प्रत्येक 12 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोध एक घनीय चालक के नेटवर्क में जुड़े हैं तो घन के विकर्ण के सम्मुख कोणों के मध्य इस परिपथ में जाल का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 5/6 इंटू आर। एक तो इसकी ट्रिक होती है जो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। 5/6 इंटू आर, आर की वैल्यू है इसमें 12, तो 5/6 इंटू 12, 6 दूना 12, तो 5 दूना 10, तो आंसर हो गया हमारा 10 ओम। तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया हमारा 10 ओम। और अगर आप कहें कि सर हमें इसका तो डेरिवेशन करना है तो हम इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं। चलिए कैसे, इसमें पेज ऐड, चलो यहां करते हैं। हम एक घन बनाते हैं। हमने एक घन बनाया और इस पर हम किरचॉफ का पॉजिटिव नेगेटिव, इस सेल का मैंने कहा यहां से 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। सभी प्रतिरोधों का मान समान, तो 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, तो 2 से ये 2 बराबर भागों में 1 और 1, यहाँ से ये 2 बराबर भागों में 1 और 1, फिर ये 2 बराबर भागों में 1 और 1, ये धारा 1 एम्पियर 1 एम्पियर 2 एम्पियर, और वैसे 1 और 1 2 एम्पियर, वैसे यहाँ से 1 और 1 2 एम्पियर। मैंने नाम दिया इन परिपथ का P, Q, R और S, और ये पूरा सर्किट। अब मैं इस पे किरचॉफ का नियम लगाऊं। किरचॉफ का नियम कहता है कि हम धारा की दिशा में चले तो विभव पतन क्या आएगा? धनात्मक। प्रतिरोध सभी भुजाओं पे कितना लगाया गया है? 12 ओम। तो देखिए बच्चों, 2 × 12 24, धारा की दिशा में चल रहे हैं इसलिए प्लस। Q से लेके R तक चलते हैं तो धारा कितनी जा रही है? 1 एम्पियर, प्रतिरोध 6, तो 6 विभव पतन 6 हो गया। V बराबर IR, प्रतिरोध है हमारा 6 ओम, धारा 1, तो 6 × 1 6 हो गया। यहाँ पर 2 × 12 24 माइनस E, गति करते हैं उसी परिपथ में आएंगे तो E बराबर 0, तो 24 + 24 48, और 48 और 6 54 बराबर E, तो ये हो गया 54 बराबर E। E जो होगा हमारा वो होगा 6I इंटू, क्योंकि इसने धारा कितनी दी थी? 6I इंटू R, 6 कम 6, 6 नाम 54, तो हमारा आंसर आ जाएगा R बराबर 9। 12 दूनी 24, ठीक है, 6 24 माइनस E और 6 एम्पियर की धारा, यहाँ 10 आ रहा था हमारा। 5/6 इंटू R, 1 मिनट, 6/5, 12 24 54 9R, इसका होगा इसी तरीके से आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r है तो सिद्ध कीजिए कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होगी। सीधा सा डेरिवेशन आपसे पूछ लिया गया है।
ये हमारा अभिलंब जो हमेशा कहाँ से गुजरता है, वक्रता केंद्र से। अभिलंब क्या होता है, जो सतह से कितने डिग्री पर लिया जाएगा, 90 डिग्री के कोण पर लिया जाएगा। तो मैंने कहा ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, ये थीटा, तो ये भी थीटा, थीटा थीटा, ये थीटा, और ये हो जाएगा हमारा 2 थीटा। अब हम यहाँ से 2 त्रिभुज लेंगे और हम जब इसको सिद्ध करेंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा r बराबर 2f कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है, 2 गुना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में 25 सेंटीमीटर की दूरी का अवतल लेंस रख दिया जाए तो इस संयोजन में संयुक्त लेंस की शक्ति का मान क्या होगा। हमें पता है शक्ति बराबर P1 प्लस P2 होता है। शक्ति का जो फॉर्मूला होता है P बराबर P1 प्लस P2 और शक्ति फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है 1/f1 प्लस 1/f2। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो यहाँ पे चिन्ह आ जाएगा माइनस का, तो हमारा हो जाएगा 1/20 माइनस 1/25। जब आप इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित कोई 2 प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। देखिए बच्चों, आइंस्टीन ने बताया था हमें कि किसी धातु को सतह को दी गई ऊर्जा 2 भागों में खर्च होती है। पहली कार्यफलन ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की ऊर्जा 2 भागों में खर्च होती है। पहली कार्यफलन ऊर्जा और दूसरी इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में। प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित कोई 2 प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। सबसे पहला फोटोडायोड। आपको पता होगा फोटोडायोड जिसके ऊपर जब हम प्रकाश डालते हैं इलेक्ट्रॉन तथा होल अलग अलग होते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और एक प्रकाश विद्युत प्रभाव जो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से ही संबंधित रखता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 100 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान परिकलित कीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लैम्डा बराबर 12.27/√v आंसर एंगस्ट्रॉन में 12.27/√v बोले तो 100, तो ये हो जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉन आंसर। किसी रेडियोएक्टिव नाभिक के अर्धआयुकाल से क्या तात्पर्य है। रेडियोएक्टिव नाभिक के अर्धआयुकाल व औसत आयुकाल में संबंध क्या होगा। अर्धआयुकाल वह समय होता है जिस पर सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभ की क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। और अर्धआयुकाल और औसत आयुकाल में संबंध होता है हाफ लाइफ, मीन लाइफ इज द 1.4 इज द हाफ लाइफ। माध्य आयुकाल औसत आयुकाल का लगभग 1.5 गुना होता है। चलिए नाभिक के बल के कोई 3 अभिलक्षण लिखिए। आवेश अनाश्रित होता है, लघु दूरियों के लिए लागू होता है और चक्रण की संख्या पे न्यूट्रॉनों तथा न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की चक्रण की संख्या पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, एक जेने डायोड का उपयोग कर बताइए कि वोल्टा नियंत्रण की कार्यप्रणाली क्या होगी। देखिए बच्चों, बड़ा ही सिंपल सा प्रयोग है और पहला ही मतलब डेफिनेशन ही है ये इसकी, वही आपका प्रश्न पूछ लिया गया है और डेफिनेशन इसकी आपको पता होगी। जेने डायोड एक विशिष्ट डायोड है जिसका उपयोग वोल्टा के नियंत्रण में किया जाता है। देखिए बच्चों कैसे किया जाता है इसका उपयोग। मैंने कहा मेरे पास कोई सेल है, यहां पे मैंने एक लोड प्रतिरोध लगाया और यहां पे मैंने जेनर डायोड लगा दिया और इसके समांतर क्रम में एक लोड प्रतिरोध लगा दिया। मैंने कहा कि जब मैं इसका विभव, मैंने कहा 10 वोल्टेज का इसका विभव है, ये और ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो जो ये विभव होगा 2 समान भागों में बदल जाएगा या फिर तो अलग अलग भागों में, मगर होगा यही 10 वोल्टेज। जैसे मैं कहता हूं इस पर 6 वोल्टेज का विभव और इस पर 4 वोल्टेज का विभव एक समान रूप से वितरित हो गया। 6 वोल्टेज का विभव और ये 4 वोल्टेज का, तो 4 तो समांतर क्रम में ये भी कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट बार जब मैं 10 वोल्टेज से विभव का मान
20 वोल्टेज करता हूं, अब क्या होगा कि जैसे ही विभव 20 वोल्टेज होगा तो ये विभव 6 वोल्टेज से होकर के 16 वोल्टेज हो जाएगा, मगर ये अभी भी 4 वोल्टेज ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विभव को क्या रखेंगे, नियत रखेंगे। ये 4 वोल्टेज है तो ये भी 4 ही रखेगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभव समान होता है। तो खराब हमारा ये होगा, मगर जेनर डायोड हमारा खराब नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग वोल्टता को नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट, नॉट गेट तथा नोर गेट से संबंधित संयोजन में चित्र से एक परिपथ दिखाया गया है। इस संयोजन की परिपथ की सत्य सारणी बनाइए। देखिए बच्चों, ये कहता है नॉट गेट तथा नोर गेट। मैं कहूं ये नॉट गेट है, ये नॉट गेट है। नॉट गेट होता है हमारा ए बार, और यह है नोर गेट, ए प्लस बी का बार। चलिए, मैंने कहा ये ए बार, ये ए प्लस बी का बार, और ये हमारा है और गेट। तो और गेट जोड़ने का कार्य करता है ए बार प्लस ए प्लस बी का बार, और इसके यहां पर एक नॉट गेट और लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा ए बार प्लस बी का बार और इस पूरे का बार। और अगर ये पर्सन इस तरीके से न होकर के ऐसे होता, मैं ए और बी सिग्नल में इसको समझूं, तो ए का बार, ये बी का बार, ये और गेट है, और गेट जोड़ने का कार्य करता है, और ये बार, ए बार प्लस बी बार और इस पूरे का बार। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए बार प्लस बी बार और इस पूरे का बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गाउस के नियम का कथन लिखिए। इस नियम के अनुप्रयोग से एक समान आवेशित अनंत समतल चादर परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट डेरिवेशन है। गाउस का नियम, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उस बंद काल्पनिक पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों का बीजगणितीय योग एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यह है हमारा गाउस का नियम, और ये सिंपल सा डेरिवेशन है, आपने जरूर किया होगा, आप करके देखिए, आपको मिल जाएगा आपकी कॉपी में। नेक्स्ट है विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दीजिए। नाम से पता चल रहा है विद्युत द्विध्रुव, जब दो समान आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, जब दो समान आवेश जो परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, इस निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। और यह भी सिंपल सा डेरिवेशन आपसे पूछा गया है कि एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव को रखा जाए तो विद्युत बलागुण की गणना कीजिए। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को, आपकी क्लास 5 मिनट है, 1 मिनट है, कर दो फिर ऑफ। ठीक है, कर दो ऑफ, 1 मिनट होगा वो, अब कर दो।